हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं खास कार्यक्रम प्रभु से खास बात। एवरी सैटरडे 12 नून 12 बजे हम हाजिर होते हैं आप सबके समक्ष एक ज्ञान की गंगा, एक नया सब्जेक्ट, हॉट टॉपिक जो आपको अवेयर और एजुकेट करे। तो वो सिलसिला है। और सबसे पहले आप सभी को दीपावली का पर्व है पार्था सर, और दीपावली आप हम ये एपिसोड धनतेरस के खास अवसर पर ये पहले बिफोर ही रिकॉर्डेड करके ले रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, सुविधा के लिए। और दिवाली का ऐसा त्योहार है कि दिवाली रोशनी का त्योहार, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। और अज्ञान पर ज्ञान की जो जीत होती है उसी का हमारा ये प्रभु से खास बात और महासेवा का हम लोग जो अवेयर और एजुकेट करते हैं वही हमारा फंडामेंटल राइट से, वही संदेश है रमेश प्रभु जी, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, महासेवा न्यूज से और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस का यही संदेश है कि जो आप ज्ञान पाते हैं उस ज्ञान को हम बांटे लोगों में, और उस ज्ञान की बदौलत आपके जीवन को एक समृद्धि मिले, सुखार्थ मिले। यही दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, प्रभु की हर एक जो प्रार्थना है उसमें यही नियत है कि आपका खुश और हैप्पीनेस ही संसार की सबसे बड़ी कुदरत है, सबसे बड़ी वसीयत है। तो आज भी हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि हम पिछले दिनों जो लैंडमार्क जजमेंट है, बड़े बड़े जो जजमेंट है, ऑर्डर है, उस पर बात करें। तो आज भी हम बात करेंगे कि एक लैंडमार्क ऑर्डर आया है एपीलेट हाईकोर्ट का, तो उस पर हम बात करेंगे। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो। टॉपिक ऐसा है, और हमारे साथ में खास स्पीकर जो हमारे रेगुलर प्रभु से खास बात में स्पीकर है मिस्टर एस पारसारथी, एडवोकेट है सर। और बहुत सर स्वागत है आपका। नमस्कार सुनील शर्मा जी, धन्यवाद। हैप्पी दिवाली सर, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, सेम टू यू। और सभी दर्शकों को भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो सर आज टॉपिक हमने रिक्वेस्ट किया सर से कि सर जो ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स, जैसे ये आज ऑर्डर्स है तो ये ऑर्डर हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, साथ में स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि ये ऑर्डर एक ऐसे फादर का है जो सीनियर सिटीजन, उम्र दराज है। वो उम्र दराज फादर एक वेलनेस में आज उम्र हो जाती है तो एक गिफ्ट डीड करता है अपने बेटे, अपने बच्चों के लिए, किसके लिए, एक अच्छे के लिए, कि वो गिफ्ट डीड करके मुझे नहीं लेकिन उसकी लाइफ सेट कर ले, उसका लाइफ को एक हैप्पीनेस करे। वो जो ध्येय है एक फादर की जिम्मेदारी वो निभाता है, लेकिन उस फादर की समझदारी, परिपक्वता के साथ में उसके अगेंस्ट वो जो बेटा है वो पूरी तरह से उसकी जवाबदारी नहीं निभा पाता। तो उसी का एक लैंडमार्क जजमेंट है, किस तरह से गिफ्ट डीड की गई और उसको गिफ्ट डीड को बाद में वो फादर को, पेरेंट्स को ना रखते हुए बाहर निकाल दिया घर से, उस सेवा नहीं की और उस गिफ्ट डीड को बाहर वहाँ पर कोर्ट में, अलग अलग कोर्ट में अपील हुआ है। अपील के बाद में यही कोर्ट ने बोला कि पिटीशन खारिज हुई और वो बोला गया कि आप जब तक इनके पेरेंट्स को, फादर को आप नहीं रखते हैं तो उनकी सेवा नहीं करते हैं तो वो मानी नहीं जाएगी गिफ्ट डीड, क्योंकि वो एक प्यार का रिश्ता, प्यार से आपको गिफ्ट डीड दी गई थी, ना कि कुछ शर्तें और कुछ वो चीज़ों पे थी, तो आपने वो नहीं पालन किया तो ये गिफ्ट डीड रिजेक्ट होती, कैंसिल होती है। करेक्ट, बरोबर। बिल्कुल सर, आपका स्वागत है सर। ये क्या विषय है सर? आप जानकार है, आप एक्सपर्ट है, तमाम विषय के मास्टर है हमारे एस पारसारथी सर। तो सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, हमारे लोगों को बताइए सर। देखिए, हमने एक निश्चय लिया था कि हम लोग ज़्यादातर अभी हाई कोर्ट्स के जो जजमेंट्स हैं, भले वो अपील में हो या रिट में हो, कोई भी हाई कोर्ट रिलेटेड जजमेंट्स है, हाउसिंग सोसाइटी से जुड़ा हुआ और जनरल एक रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ जजमेंट्स को हम लोग लेकर के थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और जानकारी बांटेंगे, ताकि जो भी अवेयरनेस साइड से हमारी तरफ से होगा और सामने से जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, उसके बाद जो जानकारी सोसाइटी में जाएगी, उसके बाद जो भी काम करते हैं लोग आगे, उससे उस समय पे ज्यादा चौकन्ने रहेंगे, अलर्ट रहेंगे कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे शुड नॉट एट द स्पर ऑफ द मोमेंट पीपल टेक डिसीजंस नॉट ओनली इन द सोसाइटी बट आल्सो इन देयर प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट हाउसेस, प्रॉपर्टी के बारे में दे टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस व्हिच प्रोबेबली बाद में पछताने की एक नौबत आ सकती है, आती है। और आजकल के जो सिचुएशन चल रहा है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न लाइफ है, उसमें रिलेशनशिप्स को छोड़ करके बाकी सब चीजें एक हम लोग क्या बताएंगे उसको, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ के हिसाब से चल रहा है सब, पैसे के हिसाब से, या फिर पीपल आर मोर टुवर्ड्स कमर्शियलाइजिंग एनीथिंग, रिलेशनशिप्स आर नो मोर व्हाट इट यूज्ड टू बी सम टाइम बैक। तो इसी मुद्दे पे
हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कशन के हिसाब से मैं लेता हूँ, एक कंपैरिजन के हिसाब से भी मैं लूंगा, इसका कंपैरिजन बाद में भी हम लोग करेंगे। बट मुद्दा यह है कि अगर कोई, देखिए अभी बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज मुंबई में है और बहुत सारे सोसाइटीज में रीडेवलपमेंट की बातें चल रही है, और ये रीडेवलपमेंट की बात होते होते ऐसा जनरली पाया जाता है कि जो हाउसिंग सोसाइटी का जो मेंबर है 30-40 बरस के बाद में ही वो हाउसिंग सोसाइटी जनरली रीडेवलप होती है, और वो जो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं 60-70% people who are staying there, members who are there, owners of the flats who are there, would have stayed there for the last 30-40 years. 30-40 बरस वहीं पे उन्होंने खरीदा और वहां पे रहे, और आज के दिन में रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं। तो एट दिस जंक्शन व्हाट हैपेंस इज, इन्होंने जो घर खरीदा था 30-40 साल पहले, और वहां पे सीनियर सिटीजन, आज के दिन में वो सीनियर सिटीजन है, शायद उन्होंने 30 साल 35 साल में वो घर खरीदा होगा, आज के दिन उनके 70-75 साल के हैं वो के। तो उस समय पे जब रीडेवलपमेंट में घर जाता है, जो सोसाइटी जाती है, उस समय पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग उनका जो घर है जो रीडेवलपमेंट में जाने से पहले जनरली या तो वो उस पर्टिकुलर घर को गिफ्ट कर देता है, गिफ्ट करता है, मतलब एटलीस्ट एक गिफ्ट के हिसाब से करते हैं, बहुत सारे लोग ने गिफ्ट किया है। ये बोलते हैं कि मैंने गिफ्ट कर दिया रीडेवलपमेंट के पहले लड़के को या उसका कोई लड़की को दे दिया, उसके बाद में तुम सोसाइटी का मेंबर बन जाओ, क्योंकि रीडेवलपमेंट होने के बाद में 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, मुझे पता नहीं मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, तो आज मैं तुमको गिफ्ट दे देता हूँ, आप अभी सोसाइटी का कारोबार संभाल लो घर के हिसाब से, आप मेंबर बन जाओ, आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट करो, आप PAA एग्जीक्यूट कर लो, आपका घर हो गया आपका नाम से। या तो फिर कोई को लोग ऐसे भी करते हैं कि विल भी बना के रख देते हैं, ये बोलता है कि मेरा एक जो प्रॉपर्टी है आज के दिन में ये है, रिडेवलप होने के बाद जो भी प्रॉपर्टी बनेगा विल में लिख के रख देता है कि विल जब तक मैं हूं तब तक मैं हूं, मेरा ही घर है, मेरे मरने के बाद में मैंने वसीयत बना के रख दिया मेरा, और उस वसीयत को लेकर के जिसका भी जो भी बेनिफिशियरी है वो उसको कोर्ट में जाकर के ऑर्डर लेके आए, उसका प्रोबेट वगैरह करा के उसको उसके नाम से ट्रांसफर हो सके। तो ये दो मुद्दे हैं, एक विल का मुद्दा है, एक गिफ्ट का मुद्दा है। इसमें जो क्रक्स है, व्हाट इज द रूट क्रक्स ऑफ दिस मैटर इज मेनी सीनियर सिटीजंस दे आर विलिंग टू, अंदर से जो प्यार से, जो उनका रिश्ते के हिसाब से जो मोहब्बत है उनके बच्चों के लिए, प्यार है, जो रिलेशनशिप बना हुआ है, उसके हिसाब से वो देना चाहते हैं उनके नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से, बच्चे को, लड़के को, लड़की को, पोता पोती को, किसको भी गिफ्ट दे सकते हैं। बट इसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, या फिर इसका जो लोगों को प्रॉपर्टी को लेकर के वापस सामने से मेरा कर्तव्य क्या है वो निभाया नहीं जा रहा है आज के दिन में, उसको लेकर के ये जजमेंट है। तो ये जजमेंट ऐसा है कि एक पिताश्री ने उनके बच्चे के नाम से एक फ्लैट गिफ्ट किया, गिफ्ट करने के बाद में थोड़े ही दिन के बाद, उनके बाद जब लड़की के नाम से फ्लैट का गिफ्ट डीड वगैरह होकर के रजिस्टर होकर के आ गया, तो थोड़ा सा रवैया चेंज हो गया लड़के का और उसके घर वालों का, वो पत्नी जो भी फैमिली है उसके, और उन्होंने क्या कर दिया, उनके ही पिताश्री को आइसोलेट कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, अभी आप हमारे साथ नहीं रह सकते हो, हमारा और आपका कुछ घर आपका नहीं है, ये कुछ नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, आप उनका फैक्ट्री कंपनी वगैरह था, सब कुछ उनके नाम से कर लिया, बैंक अकाउंट, पैसा वैसा सब कुछ ले लिया और बेघर करने की कोशिश की। अभी ये सीनियर सिटीजन थे, तो इन्होंने देखा कि यार मेरा तो आज के दिन में कुछ रहेगा नहीं, सब कुछ तो ले जाएंगे, पूरा हड़प के ले जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, अभी हाल ही में 2007 में 15-18 साल पहले एक सीनियर सिटीजन्स के लिए एक कायदा बना हुआ है, जो हम लोग मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, ऐसा एक एक्ट हुआ है। क्योंकि लास्ट 15-20 साल से, जैसा मैं आपको बता रहा था, पहले नहीं था, 20-25 साल पहले ऐसा सिचुएशन नहीं था। पीपल यूज्ड टू हैव दैट बॉन्डिंग, जो हमारे बीच में जो बनी हुई थी, जो नींव बनी हुई थी, वो थी पहले, बट आज के दिन में नहीं है। और कानून जब ही बनते हैं जब समाज में कुछ अपडेट होती है, कुछ घटनाएं होती है, जब बनती है तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनती है। ऐसा लगता है कि समाज को एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो 2007 में कायदा बना, और कायदा प्रोटेक्शन के हिसाब से बना। ये प्रोटेक्शन ऐसा है कि पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स का एक प्रोटेक्शन होना चाहिए, उस हिसाब से बना हुआ कायदे का उन्होंने इस्तेमाल किया। उस कायदे के हिसाब से उन्होंने जाकर के सीनियर सिटीजन्स के जो फोरम है, जो उस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल में जाकर के उन्होंने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल बोला जाता है उसको, मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल,
उस मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में उन्होंने कंप्लेंट फाइल की और बोला कि मैंने जो गिफ्ट किया है, whatever house I have gifted to my son, that should be revoked. रिवोकेशन कैसा होगा? वहां पे एक 23 सेक्शन 23 है, सब क्लॉज 1 23 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट, मतलब पेरेंट्स वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट में सेक्शन 23 के अंतर्गत एक प्रोविजन ऐसा दिया गया है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर किया विल या किसी के और के थ्रू, और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के जरिए कोई कोर्शन, कोई फोर्स, कोई फंसा के अगर लिया गया है प्रॉपर्टी, तो आप हमारे पास आइए, कंप्लेंट फाइल करिए हमारी तरफ, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद में आपको अगर लगता है कि आपके साथ में गलती हुआ है तो आपको वो वाला पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो खारिज हो जाएगा और आपके पास प्रॉपर्टी वापस आ सकती है। ये प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 23 में। तो इस सेक्शन का उन्होंने इस्तेमाल किया और ट्रिब्यूनल के पास गए, ट्रिब्यूनल ने देखा और बोला यस, इनके साथ में गलत हुआ है और गिफ्ट डीड जो इन्होंने दिया है उसको हम खारिज करते हैं। तो रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड था, स्टैम्प ड्यूटी पेड, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, बट वो ट्रिब्यूनल के पास पावर है, तो उन्होंने इसको खारिज किया। तो लड़का तो चुप नहीं बैठेंगे क्योंकि करोड़ों की संपत्ति है और भी बहुत सारी संपत्ति इससे जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, इसके अपीलेट ट्रिब्यूनल में इन्होंने अपील किया, बोला कि मैं इस वाले ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से मैं सहमत नहीं हूं, मैं आई विल गो एंड चैलेंज दिस ऑर्डर। ही चैलेंज दैट ऑर्डर इन द अपीलेट ट्रिब्यूनल। द अपीलेट ट्रिब्यूनल अपहेल्ड द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट। लोअर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर बोला नहीं, लोअर कोर्ट ने, इन्होंने बहुत सारा, ये बोलते हैं कि मैंने बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स दिया अपील में कि मेरा जो है, मैं जो बोल रहा हूं सही है, मेरा सुनो, बट अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सिर्फ 2-3 चीजें देखी, लोअर कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, और उन्होंने नहीं, लोअर कोर्ट के ऑर्डर में मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा, उन्होंने प्रॉपर इसका डिसीजन दिया है, तो मैं अपीलेट ने भी उसको खारिज कर दिया। बोलता नहीं, लोअर कोर्ट के हिसाब से अगर गिफ्ट डीड रिवोक होना है तो गिफ्ट डीड रिवोक होना है, हो गया, गिफ्ट डीड रिवोक्ड है। इन्होंने छोड़ा नहीं, बच्चे ने, बेटे ने, लड़के ने, बेटे दावा नहीं छोड़ा, दावा नहीं छोड़ा। हाई कोर्ट में गए और रिट पिटीशन डाला, और रिट पिटीशन में बोला इन्होंने कि दोनों कोर्ट ने मेरी प्रॉपर तरीके से सुनवाई नहीं की, मेरा जो कंटेंशन था, मैंने जो रखे थे उनके सामने उसको प्रॉपरली, क्योंकि क्या है ना, रिट पिटीशन जैसा हमने लास्ट टाइम भी हमारे डिस्कशन में हुआ था कि रिट और अपील में फर्क क्या है, तो ये अपील नहीं है, ये रिट पिटीशन। रिट पिटीशन का नंबर मैं बोलता हूँ 11375 ऑफ 2025, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट का रिट पिटीशन फाइल हुआ है 11375 ऑफ 2025। मैं रिट पिटीशन के पार्टीज के नाम, पेटिशनर्स और रेस्पोंडेंट का नाम भी बोलता हूँ। और ये 1 अक्टूबर को ही लेटेस्ट अभी हुआ, 1 अक्टूबर को रिजर्व हुआ और 3 अक्टूबर को प्रोनाउंस हुआ है ऑर्डर। रवि प्रकाश सोधानी एंड अदर्स वर्सेस राम स्वरूप सोधानी एंड अदर्स। रवि प्रकाश लड़के का नाम है और राम स्वरूप सोधानी डैडी का नाम है, तो इन दोनों के बीच में है। देखिए अभी रिट पिटीशन, हाई कोर्ट, यहाँ तक कितने मतलब इसमें एक्चुअली अदर्स लिखा है, अदर्स मतलब ट्रिब्यूनल को पार्टी बनाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये ट्रिब्यूनल का जो तरीका है ऑर्डर पास करने का, वो तरीके को चैलेंज किया है, ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। नॉर्मली रिट में ऐसे ही होता है, रिट में क्या होता है, अपील नहीं हो, अलग है। तो भले इनका डैडी का नाम ऊपर लिखा है, बट उन्होंने चैलेंज किसको किया है, वो जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल है उनको, उनका ऑर्डर, उनका जो तरीका है, जो ऑर्डर पास करने का जो उन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया था, उस प्रोसीजर को चैलेंज किया गया थ्रू द रिट पिटीशन। सो द रिट वाज हर्ड, एक्सटेंसिवली हर्ड, जज ने सुना पूरा। जमादार साहब थे, एनजे जमादार साहब का जजमेंट है, जस्टिस जमादार साहब का जजमेंट है, और उन्होंने पूरा देखने के बाद में उन्होंने लास्ट में ऑब्जर्वेशन किया है। देखिए एक ही पॉइंट के ऊपर आकर के पूरा रिट रुक गया था, एक डिसीजन लेना था, इस रेशियो को इनको हाई कोर्ट को डिसाइड करना था कि ये सही है या गलत है। अभी 23 सेक्शन जो है, 23 सेक्शन बोलता है कि उस वाले पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या गिफ्ट डीड के अंदर या ट्रांसफर जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर ऐसा लिखा रहना चाहिए कि अगर गिफ्ट देने के बाद में उस जिसको भी गिफ्ट दिया गया, उन्होंने जिसने गिफ्ट दिया अगर उनको संभाल नहीं पाए या संभाला नहीं या उन्होंने देखभाल नहीं किया तो ही खारिज हो सकता है, ऐसा करके उसमें लिखा हुआ सेक्शन में। बट लड़के ने बोला ऐसा तो इन्होंने गिफ्ट डीड में किधर लिखा नहीं है, गिफ्ट डीड में कोई ऐसा क्लॉज नहीं लिखा है कि अगर मुझे मेरा देखभाल नहीं करता है तो ये गिफ्ट डीड ऑटोमेटिकली खारिज होना चाहिए, ऐसा करके कोई पॉइंट गिफ्ट डीड के अंदर नहीं है।
तो वो पॉइंट नहीं होने की वजह से ये आप खारिज नहीं कर सकते। ये पॉइंट लड़के ने उठाया, बट कोर्ट ने बोला और ट्रिब्यूनल ने भी यही बोला कि इस पॉइंट, ये जो गिफ्ट आपको दिया जाता है, whatever gift, whenever something is gifted to you, वो that is only out of love and affection. करेक्ट। सिर्फ प्यार के हिसाब से ही दिया जाता है गिफ्ट। गिफ्ट का कोई मूल्य नहीं रहता, गिफ्ट में कोई पैसा नहीं रहता। गिफ्ट में ऐसा नहीं रहता है कि प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 लाख है तो तुम मुझे 1 लाख दे दो, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। नहीं, गिफ्ट इज ऑलवेज फ्री। गिफ्ट किसी को भी किया जा सकता है, किसी को भी किया जा सकता है, बट कभी भी जिसको भी देते हो आप प्यार से ही देते हो, लव एंड अफेक्शन। मुझे कुछ तो है उसके लिए, इसके लिए मैं देता हूँ। और कभी उसके साथ में कोई पैसा जुड़ा हुआ कभी नहीं रहता, इसके लिए उसको गिफ्ट बोलते हैं। गिफ्ट इज ऑलवेज फ्री ऑफ चार्ज। अंदर से जो आया हुआ चीज है, लव प्यार के हिसाब से दिया गया है। तो जो भी सबसे प्यार से कोई भी कुछ आपको देता है तो वो भले ये अंदर से उसकी जो चाहत रहती है, मैं दे रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, क्यों दे रहा हूं कि मुझे सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट है। मैंने जो घर दिया उसको, मेरे को अंदर से ट्रस्ट है कि ये मेरा लड़का है और मेरा बुढ़ापे में ये मेरा देखभाल करेगा करके उस वाले उसके ऊपर मैंने ट्रस्ट रखा है, उसको करके देते हैं लोग। तो वो पर्टिकुलर जो वर्ड आप बोल रहे हो कि इसमें लिखा नहीं है कि मैं नहीं देखभाल करूंगा तो ही ये खारिज होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर नहीं भी होगा तो भी वो एक्सप्रेस है। इन्होंने जजमेंट में, मैं आपको जजमेंट का वो पोर्शन भी बताता हूं, इसका जजमेंट का 25th पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है, इन अ केस गिफ्ट सच कंडीशन में अपीयर टू बी इनकॉन्ग्रुइयस, मतलब वो अगर रहना नहीं रहना होगा नहीं होगा नहीं मालूम, as the gift has to be without any consideration and out of natural love and affection. तो natural love and affection में अगर कोई चीज दिया जाता है तो उसके सामने कोई कंडीशन कोई डालता नहीं है, कोई कंडीशन आने की जरूरत नहीं है। तो thus the first condition above need not be specifically incorporated in the instrument of transfer. मतलब जो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है कि अगर कुछ चीज फुलफिल नहीं करोगे तो ही आपका गिफ्ट रिवोक होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने क्लियरली बोला, in a sense a senior citizen who transfers his property especially by way of gift in the evening of his life expects the transferee to provide him with necessary physical and emotional support. मतलब ये जो उम्मीद है, ये एक उम्मीद है अंदर से, एक आस है, एक चाहत है, एक एक्सपेक्टेशन है, एक मेरा ट्रस्ट है उसके ऊपर कि मैं कुछ दे रहा हूं, अपने प्यार से दे रहा हूं तो एटलीस्ट मेरे को छोटा मोटा चीजों के लिए वो सपोर्ट करेगा और मेरा देखभाल करेगा। तो ये इसके अगर ये लव एंड अफेक्शन में अगर दिया जाए चीज को, अगर आप बोलते हो कंडीशन करके डाल के देना है तो कंडीशन डालने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट को मैं नहीं मानता हूं। तो ये आपने इनका देखभाल नहीं किया है, उन्होंने आपने क्या किया है, उन्होंने जो आपके ऊपर ट्रस्ट रखा था उसको तोड़ दिया। जो आप प्यार मोहब्बत से दिया गया चीज को आपने थोड़ा भी उसका ख्याल नहीं किया और आपने बिल्कुल उनको ही हटा दिया, उनका ही पैसा हड़प लिया। तो मैं ये वाला पर्टिकुलर गिफ्ट जो नीचे के ट्रिब्यूनल ने जो बोला है आपका खारिज किया है, मैं भी बोलता हूँ उनका डिसीजन सही है और ये गिफ्ट खारिज होगा। और गिफ्ट डीड को उन्होंने खारिज किया, लड़के को ऑर्डर किया कि जो भी सामान आपका अंदर है वो सामान आप हटाइए। उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया, बोला सब सामान लेके आप जाइए और वापस जो घर आपको मिला था गिफ्ट आपके डैडी को वापस दे दीजिए। तो ये है मैटर, ये हाउसिंग सोसाइटी में, मुंबई के हाउसिंग सोसाइटी में हुई कहानी है। तात्पर्य ये है कि लोग, हम तो बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं जो सीनियर 70 के ऊपर हो जाते हैं, तो ये डर के मारे कि मैं जीते जी मेरा प्रॉपर्टी जो है मैं किसी को दे दूं, मुझे मालूम पड़े कि मैं किसको दे रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी ऐसा नहीं हो जाए कि लवारिस कोई पड़ा रहे, किसी को नहीं जाए, कुछ कोर्ट कचहरी के मामले में अटक जाए। तो मैं प्रॉपरली मेरा प्रॉपर्टी किसी को देने की इच्छा मेरी जो होती है, उस इच्छे को मैं प्रकट करता हूँ थ्रू अ गिफ्ट और थ्रू अ विल। तो इन डूइंग दैट, इन एक्सप्रेसिंग माय विश आफ्टर माय डेथ और इवन ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम दैट माय प्रॉपर्टी शुड गो टू माय हुएवर आई फील इट शुड गो। मैं अनाथ आश्रम में भी लिख के रख सकता हूँ, नॉट नेसेसरी मेरे बच्चों को ही दूं, उनको जरूरत नहीं पड़ती। वो रहेंगे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका किधर रहते रहेंगे, उनके ये मुंबई की प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ गिफ्ट। बट अगर दिया हुआ गिफ्ट अगर कोई प्यार मोहब्बत लव एंड अफेक्शन के हिसाब से दिया जाता है तो सामने वाले को जो है उसको भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने दे दिया मुझे मिल गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं। ये तात्पर्य है ये पूरा जजमेंट। बिल्कुल, ये एक
ऑनरेबल हाईकोर्ट का स्पष्ट वर्ड है का नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब आपका नेचुरल रियल लव वही होता है कि जो रिश्ता सालों साल होता है, जब जन्म होता है बच्चे का, माँ 9 महीने रखती है, वो फादर उसको चलना सिखाता है उंगली पकड़ के, वो नेचुरल लव है, वो अफेक्शन है। अब उसके बदले में वो चाहते ये हैं कि हम बुढ़ापे में हमारा ये सहारा बने, हमारी पगडंडी बने, जैसे आप बचपन में उसको बड़ा किया तो वैसा वो सहारा बने। गिव एंड टेक भी है, नेचुरल लव भी है, अफेक्शन भी है, तो इस बेस पे वो बना और इस बेस पे वो दिया गया, तो इस बेस पे वो ले भी सकते हैं उसको, नहीं होता तो ले सकते हैं, बट तात्पर्य ये लेने वाले तात्पर्य नहीं है। हाँ, ये तात्पर्य ये बताता है कि मैं आपको कुछ उम्मीद से दे रहा हूँ, तो वो उम्मीद को आप मतलब मेरे को निराशा मत करो। और उसमें लिखना जरूरी नहीं है कि नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी 2007 में ये एस्टेब्लिश हुआ है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर सीनियर सिटीजन के लिए एक्ट। तो आप इस बेस पे जो भी सीनियर सिटीजन तमाम जो देख रहे हैं, तो ये एक्ट के बारे में भी हमने हमारे पहले वीडियो में दिखाया है, राजन सर है ये सब काम करते हैं उनके, कि ये 2007 में जो एक्ट है इसके बारे में, एक्ट के बारे में डिस्कशन हुआ, 2 बार हमने ऐसा दिखाया था, वो वीडियो पे देखे तो इस एक्ट के बारे में डिटेलिंग है। तो ये बहुत सीनियर सिटीजन के लिए बहुत हथियार है, बड़ा हथियार है। देखिए मैं और एक भी बात इसमें कहना चाहूंगा, ब्रेक के बाद हम लोग वो लेंगे टॉपिक, तो उसके बाद में आपको मेंटेनेंस के बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ, ताकि इसका और उसका रिलेशन कनेक्टिविटी मैं आपको देता हूँ। तो एक वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद और जानेंगे इसमें कि सीनियर सिटीजन के तमाम, जैसे आज में कल से आज 50 ईयर से पार्था सर है, तो हम लोग आगे जाके सीनियर सिटीजन बने, तो हमारे हथियार क्या, हमारे एक्ट क्या, हमारे सेक्शंस क्या, वो हम सभी को, जितने लोग हैं जो आज 35 साल का, वो 30-35 साल बाद सीनियर सिटीजन होगा, तो तमाम लोगों को जानने की जरूरत है। ये सब जानेंगे आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। डीम्ड कन्वेंस एक कानूनी प्रावधान है। सोसाइटी बनाने का 4 महीने के अंदर बिल्डर या लैंड ओनर को सोसाइटी के नाम से ज़मीन और बिल्डिंग हस्तांतर करके देना चाहिए। यदि वो नहीं करके देते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मजिस्ट्रेट के पास जाके अपना कन्वेंस ले सकते हैं। इस प्रोसेस को डीम्ड कन्वेंस बताया जाता है। प्रभु एसोसिएट की तरफ से अभी तक 200 या 250 के ऊपर कन्वेंस गए 10 साल में कर चुके हैं। शशि आचार्य, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर कन्वेंस। डीम कन्वेंस का 4 स्टेजेस होता है। पहला स्टेज है डीडीआर के, हम लोग एप्लीकेशन फाइल करता है और 6 महीने में ऑर्डर मिलता है। एडजुडिकेशन, कलेक्टर सब एग्रीमेंट एडजुडिकेट करके देखता है वेदर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं। सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस जो कन्वेंस डीड रजिस्टर करके देते हैं। एंड लास्ट स्टेज इज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड, सिटी सर्वे डिपार्टमेंट। फर्स्ट स्टेज में 6 महीना लगता है डीडीआर के यहाँ। सेकेंड स्टेज में 3 महीना लगता है एडजुडिकेशन। तीसरा स्टेप सब रजिस्टर और एश्योरेंसेस, इसमें 3 महीना लगता है। एंड द लास्ट स्टेज नेम चेंज इन प्रॉपर्टी कार्ड भी 3 महीना लगता है। कुल मिला के सब 1.5 साल में हो जाता है। अगर आपका कुछ क्वेरीज हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 9821234770। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे, एक लैंडमार्क जजमेंट आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का, रीट पिटीशन हुआ, नंबर भी बता दिया गया हमने, पार्था सर ने,
तो सर ये जो वेलफेयर और मेंटेनेंस सीनियर सिटीजन का जो 2007 में एक्ट आया है और एक मजबूत लोगों को न्याय मिल रहा है, लोग अपील भी करते हैं, मतलब तहसीलदार लेवल पे यहाँ पर हमने पहले भी सेमिनार वगैरह के अवेयर किया, क्या है सर ये पूरा जो एक्ट है 2007 में वेलफेयर एंड मेंटेनेंस सीनियर सिटीजन्स के लिए? देखिए सुनील जी, मेंटेनेंस को रिलेटेड हमारे जो पुराने वाले क्रिमिनल लॉ है उसमें कायदा में ऑलरेडी प्रोविजन है। 125 अगर आप सीआरपीसी देखोगे तो 125 सीआरपीसी में इसका प्रोविजन दिया गया है कि मेंटेनेंस का कैसा प्रोसीजर, कैसे मेंटेनेंस का ऑर्डर देना चाहिए। ये सीआरपीसी में ऑलरेडी गया हुआ है, 125 में है, अभी बीएनएसएस में भी है। पुराने वाले एक्ट में अगर 125 में देखोगे उसमें सिर्फ पेरेंट्स के हिसाब से या ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन के हिसाब से, उसमें घरेलू हिंसा के हिसाब से जो वाइफ को दिया गया मेंटेनेंस या बच्चे को कस्टडी का मेंटेनेंस, ये सभी चीजें उसमें इंक्लूडेड है। तो अभी आपने देखा वो सायरा भानु का जो केस है, मुसलमान ट्रिपल तलाक वाला केस है, उसमें भी मेंटेनेंस वगैरह आया, तो वो 125 सीआरपीसी में उनको मेंटेनेंस दिया गया था। ऑर्डर है, कोर्ट देते हैं और उसके पास पूरा हथियार है यूज करने के हथियार। बट क्या है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर हो जाता है। वो क्रिमिनल प्रोसीजर भले मैटर सिविल है, बट उस वाले पर्टिकुलर चीजों का मेंटेनेंस देने का जो काम है वो क्रिमिनल जज देगा। क्रिमिनल कोर्ट में जाकर के आपको 125 सीआरपीसी के अंदर से आपको वो मेंटेनेंस लेना पड़ेगा। अभी ये क्या है कि बहुत सारे क्रिमिनल मैटर्स हैं, द कोर्ट्स आर फ्लडेड विद क्रिमिनल कंप्लेंट्स, द कोर्ट्स आर फ्लडेड विद ऑल काइंड्स ऑफ सच विमेन एंड चिल्ड्रन के अब्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स। वहां पे भी बहुत सारे कॉम्पनसेशन और ये सब देना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया है कि अगर उसको हम सीनियर सिटीजन जिसको एकदम सख्त जरूरत होती है मेंटेनेंस की बुढ़ापे के हिसाब से, तो हम लोग उसको वहां से क्या करेंगे, वहां पे नहीं रख करके उसको अलग से एक कायदा बनाएंगे। तो इसके लिए 2007 में एक मेंटेनेंस फॉर सीनियर सिटीजन वाला आया था और एक सेपरेट एक कायदा बनाया इन्होंने, एक क्वासी जुडिशियल के हिसाब से बनाया हुआ है कायदा। और इस कायदे के अंदर में सीनियर सिटीजन्स को जो भी घर से बाहर निकाला जाता है या फिर उनको खाना वगैरह नहीं दिया जाता, जो भी उनका लाइफ और लिबर्टी को लेकर के, आर्टिकल 21 में जो हमने बताया कि लाइफ और लिबर्टी क्या होता है एक पर्टिकुलर इंसान का फंडामेंटल राइट है, उस फंडामेंटल राइट को सीनियर सिटीजन का कभी भी अगर कुछ वायलेट होता है या फिर ऐसे वाले सिचुएशन में जहाँ पे सब कुछ ले लिया गया और बाद में उनको ही नकार दिया गया, तो उस वाले सिचुएशन में यू कैन वेरी वेल अप्रोच दिस ट्रिब्यूनल्स अंडर द सीनियर सिटीजन एक्ट। एंड वहाँ पे आप क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, समरी प्रोसीडिंग चलता है, ये ऐसा बड़ा लंबा छोड़ा नहीं है। अभी तो इनफैक्ट 6 महीना पहले इस पर्टिकुलर जो कायदा है, इसमें जो ऑफिशियल्स है, इसमें जो फोरम बैठती है, उसमें सिर्फ सीनियर सिटीजन और उनके सामने वाले पार्टी पर्सन में जाना पड़ता था, वकील अलाउड नहीं था इसमें। 6 महीने पहले वकील अलाउड नहीं था, बट अभी इस वाले पर्टिकुलर इसमें, क्योंकि बहुत सारे सीनियर सिटीजन को उन लोगों की जो एक्चुअल बोलना है, जो कहना है, जो सबमिट करना है, वो नहीं बोल पाते हैं। इसके लिए अभी कायदा में थोड़ा सा इन्होंने अमेंड, मतलब इन्होंने एक थोड़ा सा ये किया है, चेंजेस लाए हैं और उन्होंने बोला है कि अगर वकील को आपको हाजिर कराना है तो आपके साथ में वकील भी अपीयर हो सकता है, आपको मतलब आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वकील अभी अलाउड है इसमें, तो वकील अगर कोई है प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस वाले में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि हमको पता नहीं है कि इसमें इतने सारे केसेस है, इतने सारे मामले हैं सीनियर सिटीजन्स को लेकर के, उनके मेंटेनेंस को लेकर के। और हमारे हाउसिंग सोसाइटी में इसके लिए आज का टॉपिक लेने का तात्पर्य ये था कि आप जिधर भी देखोगे मुंबई में अगर 50-55,000 हाउसिंग सोसाइटीज रजिस्टर्ड है, उसमें आप देखोगे 50-60% लोग वहाँ पे सीनियर सिटीजन ही जो ओनर्स हैं, और उनको एक सेफगार्ड के हिसाब से उनको क्या क्या उनके पास राइट्स अवेलेबल है कि अगर वो प्रॉपर्टी देना भी चाहते हैं, ये मतलब बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर्टी किसी को नहीं देना चाहिए, प्रॉपर्टी बिल्कुल देना चाहिए, आपके इच्छा से, आपके मोहब्बत से हिसाब से, लव अफेक्शन के हिसाब से देना चाहिए। बट आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से दें, कब दें, और कुछ अगर प्रॉब्लम होती है, इश्यूज आती है, तो वापस कैसे लिए या फिर उसको रिवोक कैसे करें, या जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो प्रिकॉशन के हिसाब से आज का सेशन था। हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित है। अब हमको लगेगा कि इसमें और हाउसिंग सोसाइटी एमसीएस एक्ट का क्या रिलेशन है, एमसीएस एक्ट का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, बट हाउसिंग सोसाइटी के में रहने वाले लोगों को जानकारी होनी चाहिए इसके लिए हमने ये टॉपिक आज चुना। और इसके बारे में, और आज के दिन में, क्योंकि पहले एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट था सिंघानिया को लेकर के, रेमंड्स के सिंघानिया को लेकर के, जहां पे लड़के ने अपने पिता के पूरा जितना भी जायदाद है पूरा लेने के बाद पिता को बेघर कर दिया था। उस समय पे कोर्ट ने ऐसा वाला डिसीजन नहीं दिया था, क्योंकि ऐसे टाइम पे थोड़ा सा लॉ में थोड़ा इंटरप्रिटेशन अलग था।
तो अल्टीमेटली वो विजयपाद सिंघानिया जो थे, गौतम सिंघानिया वर्सेस विजयपाद सिंघानिया, तो गौतम सिंघानिया जो इन्होंने किया था, उनके डैडी का पूरा संपत्ति हड़प लिया था, तो कुछ कर नहीं पाया था। विजयपाद सिंघानिया कुछ नहीं कर पाए थे, वो एक अलग मैटर है, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ। बट आज के दिन में ये लेटेस्ट जो जजमेंट है, इसके हिसाब से गिफ्ट डीड हो, विल जो आप बनाते हैं आपके वसीयत, वो भी आप कभी भी चेंज कर सकते हो। देखिए विल और आजकल विल का बारे में भी एक अच्छा एक लैंडमार्क जजमेंट आया जो हम अगले बार कभी लेंगे, जो अभी रिलीज डीड वगैरह हम बात करते हैं। रिलीज और गिफ्ट डीड के बारे में, विल के बारे में भी डिफरेंसेस क्या है, वो आगे गिफ्ट डीड और रिलीज डीड का क्या डिफरेंस है, वो भी हम लोग एक आगे वाले एपिसोड में, और एक जजमेंट 2-3 है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट मेरा बोलने का तात्पर्य ये था कि हमको हमारा राइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, हमारे पास क्या क्या है, हमारा ही कोई प्रॉपर्टी है तो हमको उसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। वो मेन इंटेंशन आज का कार्यक्रम और आज का ये पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में डिस्कस करने का मेन मोटिव यही था। बिल्कुल, और इस तरह के जो इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज आपको कहीं ना कहीं ताकत देते हैं, आपको आपके राइट्स, आपके अधिकारों का संरक्षण करते हैं। क्योंकि हम सब जो भारतीय हैं, वो भारतीयों का एक संविधान है, कानून है, उस कानून में प्रावधान है, सब तमाम जो सेक्शंस वगैरह, वो सेक्शन के बिहाफ पे ही कोर्ट में दलीलें होती हैं और उस पर न्याय मिलता है लोगों को। तो ये भी एक उदाहरण है बॉम्बे हाई कोर्ट का, ये रीट पिटीशन के रूप में। और दोस्तों एक हम बता दें, जैसे हम लोग अवेयरनेस एजुकेशन करते हैं, प्रोफेशनली कोर्स भी चालू कर रहे हैं। 1 डे, देखो आप दिखा रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन पे, 1 डे ओरिएंटल सर्टिफिकेट कोर्स है फॉर द प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मैनेजर्स के लिए, जो मैनेजर्स हाउसिंग सोसाइटी उनके लिए। और ये ऑर्गेनाइजर है GRSF एंड महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन एंड MNLU, महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में ज्वाइंटली हो रहा है, फैकल्टीज है। और ये सर्टिफिकेट कोर्स है LAC का, लोकल एरिया का, मतलब आपकी सोसाइटी में जो मैनेजर्स का क्या प्रोफेशनल्स होता है वो उनके लिए ट्रेनिंग है और सर्टिफिकेट कोर्स है। तो आप ये इसमें जा सकते हैं, ये नंबर भी दिए हमने, नंबर पे बात कर सकते हैं और आप रजिस्टर करते हैं। ये है 19 तारीख को, मतलब 19 अक्टूबर को है, संडे को। आज शनिवार है तो कल है ये। तो आप ये नंबरों पर जो दिए डिटेल है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट, हमारा 8 और 9 नवंबर को 2 डे GRSF सर्टिफिकेट कोर्स है ऑन DCPR, UDCPR, redevelopment of CHS in Mumbai and rest of Maharashtra, 8 and 9th नवंबर 2025, टाइम 9:30 to 6:30 PM। और ये वेन्यू है अंधेरी ईस्ट में है, लल्लू भाई पार्क होटल है, वहाँ पर है। तो आप इस पे भी यदि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नंबर और डिटेल है, तमाम इंफॉर्मेशन है। लारम सेंटर अंधेरी में ऑफिस है, जो नंबर्स वगैरह दिए हैं। और हमारे तमाम जो विषय हैं, मतलब इस तरीके से या रीडेवलपमेंट से रिलेटेड, मोफा से रिलेटेड, या कुछ भी आपका लिटिगेशन है, प्रोफेशनल आपको मदद चाहिए, प्रोफेशनल आपको गाइड चाहिए, तो हमारी टीम है प्रभु सर की, वो प्रभु सर की आपको मदद करेगी। संपर्क नंबर है 022-4255-141424/30। ऐसा ये नंबर है हमारे रिसेप्शन के। यहाँ पर फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आ सकते हैं सलाह लेने के लिए। आपकी जो भी रीडेवलपमेंट, हाउसिंग सोसाइटी, डीम कन्वेंस, रेरा, तमाम जो इश्यूज है, आपको बिल्डर को सता रहा, आपका सोसाइटी यदि टाइम पे नहीं हो रहा कंप्लीट, तो आप लोग मिल के आए, टुगेदर आएंगे तो ताकत ज़्यादा बनती है। आप एक अकेले आदमी आएंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे सोसाइटी के, तो वो ताकत बनती है, वो यूनिटी रहती है, मेजोरिटी रहती है। तो मेजोरिटी से काम होते हैं। तो और मेरा नंबर भी नोट कर ले आप, यदि मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना आपको ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए, उसमें किसी प्रकार की कोई मैसेज नहीं आते फॉरवर्ड मैसेज, लेकिन एक ही मैसेज आते हैं इस तरह के अवेयरनेस एजुकेशन के। लोग जुड़ते भी जा रहे हैं मेरे ग्रुप में। तो मेरा नंबर है 9920378133। ये नंबर नीचे स्क्रोल में भी दिखा रहे, तो इस पर आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, सिटी का नाम लिखें, मैं अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा, आपको अपडेट मिलती रहेगी, इन्विटेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनील शर्मा जी। ये सभी लोगों को फिर से दीपावली शुभ दिन का हार्दिक शुभेच्छा। सभी लोग हंसे फूले खिले और अच्छे तरीके से त्यौहार मनाइए, और हम फिर से जल्द मिलेंगे, आपके सामने प्रकट हो जाएंगे सुनील शर्मा जी के साथ। नमस्ते। बिल्कुल, हैप्पी दिवाली, दीपावली की सब तमाम हमारे जो दर्शक हैं, महासेवा के तमाम दर्शकों को शुभ दीपावली रहे, हमेशा ऐसी रोशनी रहे और अज्ञान से
ज्ञान की तरफ आप बढ़ते रहे, हमारा जो मकसद है ये पूरा होता रहे। और ऐसे एपिसोड आप लाइक करते रहे, कमेंट्स करते रहे। यदि चैनल आप नए पहली बार दर्शक हैं और आपने चैनल को महासेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।